Hello, everyone. We are back with the marathon session right away now. So, today we'll be continuing the next part of it. But please take out your notebooks and pen. Write down the important things which you already do not know. Second important thing, make a note of how many questions you got correct and how many wrong so that you get to know how much more improvement is required. So, my dear students, let's get started. So let us start with the question number 1, which states which RNA polymerase is responsible for the synthesis of 28S, 18S, and 5.8S rRNA in eukaryotes. What do I mean? I mean that these subunits of the rRNA in particularly eukaryotes are formed by, like who formed them. So when I'm talking about who forms them, so the answer lies in obviously RNA polymerase 1. Okay. Why? Because RNA polymerase is the one which transcribes the 45S precursor rRNA and process it into the subunits 228S, 18S या फिर 5.8S. ठीक है, तो मतलब ये प्रिकर्सर है 45S प्रिकर्सर आरआरएनए है जो फर्दर प्रोसेस करके क्या फॉर्म करता है 28S, 18S और 5.8S बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो अलग यूनिट्स को फॉर्म करता है। कौन सी वाली? वो फॉर्म करता है 5S आरआरएनए और टीआरएनए को, और पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को बनाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन सा वाला क्या बना रहा है, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो पहला वाला है आरएनए पॉलीमरेज 1, वो 45S बनाता है प्रिकर्सर वाला, जो कि फर्दर क्या करेगा? प्रोसेस होगा, और जब ये प्रोसेस होगा तो इट विल फॉर्म 28S, 18S, 5.8S rRNA। ठीक है, अब इतना ही नहीं, जब हम आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करेंगे सो इट विल फॉर्म समथिंग एल्स। ओके, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये अलग सब यूनिट्स बनाएगा। जो 2 वाला है वो एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, यस, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। सिग्मा फैक्टर पता है आपको? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं हम, सिग्मा फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या काम करता है? आरएनए चेन की इलॉन्गेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन करता है, प्रोमोटर सीक्वेंस की रिकॉग्निशन करता है, या फिर ये प्रूफ रीडिंग करता है। सो इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम ऑल ऑफ व्हाट इट इज़ गिवन, ठीक है, कि ये क्या करता है? प्रोमोटर सीक्वेंसेस का रिकॉग्निशन काम करेगा। ये हेल्प करता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन को अंडरगो करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, मैं यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रही हूँ। लेट्स हैव अ लुक हियर। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है प्रिंट नाउ बॉक्स को और 35 प्रमोटर रीजन्स को, और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करता है। यानी कि ये सिग्मा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी मॉडिफिकेशन होती है 5' एंड ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए में? पॉली एडेनाइलेशन होती है, 7 मिथाइल गुआनोसाइन कैप की एडिशन हो जाती है, ऐड हो जाता है ये 7 मिथाइल गुआनोसाइन कैप, या फिर स्प्लाइसिंग होती है, या फिर यूरिडाइलेशन होती है। सो इट इज़ वेरी इजी। 5' एंड पे क्या होता है यूकैरियोटिक का? So when we talk about this, we need to understand that the addition of 7-methyl guanosine cap occurs. ठीक है, in the throughout the RNA, throughout the mRNA, 5' cap that protects the, ठीक है, जब प्रोटेक्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं? 7-मिथाइल गुआनोसाइन कैप जो है वो प्रोटेक्ट करती है 5' एंड पे। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल गुआनोसाइन कैप लगी है, वो हेल्प करती है ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग किसमें हेल्प करती है? क्या करती है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? म्यूटेशन करती है डीएनए सीक्वेंस की, अलग अलग प्रोटीन सेम जीन के जो हैं उनको बनाएगी, ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज करेगी, या फिर जीन को एम्पलीफाई करेगी। तो करेक्ट आंसर आता है कि अलग अलग प्रोटीन्स जो होंगे सेम जीन से, यस, डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम सेम जीन्स। सो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अलो करता है सिंगल जीन टू जनरेट मल्टीपल आइसोफॉर्म्स। ठीक है, आइसोफॉर्म्स क्या हुए? दैट मीन्स सिमिलर इन नेचर। ओके, सो दैट इज योर आइसोफॉर्म्स। स्प्लाइसोसोम किससे बना होता है? सी, क्वेश्चंस जो हैं आप बोलोगे डिफिकल्ट हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है, दे आर बेसिस।
basis of what? They are basis of what you have done, and they are going to just help you out in a way. Okay, so you need to be careful. Yes. Now let's have a look here with this part. That is your spliceosome. क्या कंपोज करता है? Spliceosome कंपोज करता है. Yes. So spliceosome consists of snRNA and proteins. तो ये वाला कुछ पार्ट हमने पहले भी देखा था. snRNA क्या है? Small nuclear ribonucleic proteins. From the spliceosome, they are responsible for intron removal. Intron की removal करते हैं and they are very important or key step in the process. Let's have a look here with the Mendelian principles a bit. Okay, Mendel selected pea plants because all except मेंडल ने पी प्लांट्स को क्यों चुना? ठीक है, क्योंकि शॉर्ट जनरेशन टाइम है, सेल्फ पॉलिनेशन है, पॉलीप्लाइड नेचर है, इजीली डिस्टिंग्विशेबल ट्रेट्स हैं. चूज किया क्योंकि सारे हेल्प करते हैं उसको कुछ फॉर्म करने के लिए. बट एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्शन की फॉर्म में बताना है कि किसको छोड़ के उसने बाकी सब फीचर्स को चुना. Very good. So the correct answer goes to be yes, polyploid nature. तो polyploid nature जो है that is not existing. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पी प्लांट होता है वो क्या होता है? पी प्लांट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी वो 2n होता है. ठीक है, इट इज डिप्लॉयड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर. अगर मैं बात करूं कि क्रोमोसोम नंबर कितना है पी का, सो वो डिप्लॉयड होता है. दैट इज राइट. बट नॉट ओनली दिस, इफ वी कंपेयर इट विद द अदर वन की पॉलीप्लॉयड है, सेल्फ पॉलिनेशन तो करता है, जनरेशन टाइम भी शॉर्ट होता है, डिस्टिंग्विशेबल भी इजीली होता है, तो पॉलीप्लॉयड नेचर तो सीधा सीधा गलत हो जाता है. राइट, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक दैट. गॉट माई पॉइंट? ओके. So yes, if I talk about the chromosome number, so यहाँ पर होता है diploid set and that diploid set is what? That is 2n is equal to 14. Okay. Now let's have a look at the next question. The law of segregation is based on. Segregation का जो law है वो कौन से principle पे based है? Independent chromosome movement, alleles का separation gamete formation के दौरान, क्रॉसिंग ओवर या फिर म्यूटेशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? So we will understand that it is basically separation of alleles during the gamete formation. कि जो alleles हैं वो independently separate होते हैं during the time of the gamete formation during the meiosis. अब बताओ, जब एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो इनमें से कौन सी जीनोटिपिक रेशियो जो है वो फेवर करेगी? Which of the following, yes, which of the following will be favoring your genotypic ratio? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, or 1:1. So my dear student, it's monohybrid cross, so it will be the simplest one, 1:2:1. चलो ठीक है, यहाँ देखो, जैसे मैं बोलूँ कि अगर रेशो निकालनी है, हाउ वुड आई फाइंड दैट रेशो? इट्स बेसिकली नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड. ए क्रॉस इट, you will get A. You will get A. When you will be crossing it up, you will get 1:2:1 as the ratio. Okay, now please check this question कि टेस्ट क्रॉस जो है वो किसने फाइंड किया? टेस्ट क्रॉस इज फाउंड बाय मेंडल, बाय बेटिसन, बाय मॉर्गन, या फिर बाय Mendel's principle and later on interpreted by geneticists. सो टेस्ट क्रॉस जो है वो मेंडल के बाद तो नहीं बोलेंगे हम. यस, सो ये किसने किया? मेंडल के प्रिंसिपल्स को यूज करके जेनेटिस्ट ने इसको क्या किया? रिप्रेजेंट किया. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हो? आप यहाँ पर क्रॉस करवाते हो होमोजाइगस रिसेसिव को. ठीक है, अननोन पेरेंट को जानने के लिए. ओके. कौन सा लॉ वायलेट हो सकता है ड्यू टू लिंकेज? इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो वायलेट हो सकता है लिंकेज की वजह से? एब्सोल्युटली करेक्ट. सी,
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि जब लिंकेज होती है तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते. व्हाट डू कम इन द पिक्चर एट दैट टाइम? उस टाइम पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती, इंस्टेड क्रॉसिंग ओवर होती है, लिंकेज होती है. लिंक जीन्स इनहेरिट भी इकट्ठे होते हैं और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वायलेट होती है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, दोनों में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, लिंकेज फॉर्म होगी, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का गेम यहाँ खत्म. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ऑल ऑफ दोज जिन्होंने अपने डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ये मल्टीपल, ये जो सब कंसेप्ट है अबाउट द इनहेरिटेंस, जिन्होंने अच्छे से उसको पढ़े हुए हैं. In incomplete dominance, F2 phenotype ratio is 3 is to 1, 1 is to 2 is to 1, 9 is to 3 is to 3 is to 1, 2 is to 1. So the correct answer is B. That is 1 is to 2 is to 1. Incomplete dominance. Okay, पूरी तरह से dominate नहीं करते. यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप की रेशो क्या होती है? Equal. Okay. Let's have a look here with the next one. This question is also very interesting. फ्लावर का कलर मिराबिलस जलापा में क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? द कलर ऑफ द फ्लावर इन मिराबिलस जलापा, व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट्स? Very good, students. So the flower color in Mirabilis jalapa simply demonstrates you about the codominance, incomplete dominance. It explains you about epistasis or pleiotropy. Very good, my dear students. Tell me, which of the following you think incomplete dominance? Why? Because you see somewhat like pink color being found by red and white. That represents your incomplete dominance. Human ABO blood group system. Very common. Human ABO blood group system. This human blood group ABO system represents complete dominance, multiple alleles, and codominance, epistasis only, or linkage. Very good. Everyone has to think properly before responding, I'm telling you. So for here, it is absolutely multiple allelism and codominance. You know better, if someone is having blood group IA can only take A. Okay, having IB, that means blood group is AB. This is both representing the blood group. Both are responsible for the same. Which genotype gives blood group AB? मैंने तो बता ही दिया आपको. शाबाश, अच्छे से करेंगे. टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड. All right. Now, what happens is that when you're talking about the genotype, please understand, if your genotype is IA, IA small I, IA, IB, IBI. Okay. Now, please have a look. IA, this one, blood group is A. IAI, here the blood group is only A. Blood group is AB. So this is the correct one, IAIB. And IBI is only B. This is only B. In codominance, one allele masks another, intermediate phenotype appears, both alleles express equally, or one allele suppresses the transcription. What do you think would be correct one? Very good. Very good. So my dear students, the correct option for this one in the codominance is that here both the alleles express themselves equally. And this is the reason why the blood group systems also represent themselves through codominance. Alternate form of gene are called loci, alleles, chromatids, or operons. Very good.
Alternative form of genes are called as alleles. For example, I have for tallness, capital T, small t. Both of them are alleles. Okay. The coefficient of coincidence is defined as, this is again an important part. The coefficient of coincidence is defined as, the coefficient of coincidence is defined as observed double crossovers divided by expected double crossover. जितना आपने ऑब्जर्व किया है और जितना एक्सपेक्टेड था, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व्ड वाले को एक्सपेक्टेड वाले के साथ, आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस. सिंपल. कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस. चलो, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या बताता है? मेजर करता है द एक्सटेंट, ओके, टू विच द ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर्स कैन बी कंपेयर्ड, कि कितने एक्सपेक्टेड होंगे. तो आपने ऑब्जर्व्ड वाले को, क्रॉसओवर्स को डबल एक्सपेक्टेड वाले के साथ कंपेयर किया. अगर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0.8 है तो इंटरफेरेंस कितनी होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर कोफिशिएंट कोइंसिडेंस का 0.8 है तो इंटरफेरेंस कितनी होगी. तो याद रखेंगे, जब भी आपको ऐसा मिलेगा जहां आपको पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट के बारे में बताइए, तो आप क्या करने वाले हैं इन क्वेश्चंस में, इन सच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू, यस, यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट इट सिंपली. आप 1 माइनस क्या करते हैं? कोइंसिडेंस करते हैं और आपको मिलती है इंटरफेरेंस. 1 माइनस कोइंसिडेंस मतलब 1 माइनस 0.8 करेंगे, 0.2 आया, विच इज द इंटरफेरेंस. सो याद रखेंगे I इज इक्वल टू 1 माइनस सी. दिस इज द फॉर्मूला. अगैन जिनको नहीं पता वो ये यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे. दिस कैन हेल्प यू आउट. टेलिंग यू दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. ओके, all right. Now let's have a look here with the next question, my dear students, which is basically related with which scientist proposed the fine structure of gene? Who was the scientist who came up with the idea of the structure of gene? Very good. Now, if I talk about this part, you need to understand that the scientist who proposed the fine structure of the gene is Benzer. Remember, you can write into your notebook, Seymour Benzer demonstrated that the gene possess an internal structure and can undergo recombination. Recombination, yes, which is a result of crossing over. Benzer unit of mutation is called. Very good. Again, I'm telling you, Benzer's unit of mutation is called, yes, it is called as muton. It's not mutton, it's muton. Okay, my dear students? So it's muton. That's the smallest unit capable of mutation. Okay, the smallest unit of recombination. Yes, it is recon. Okay, now you will be confused a lot. Ma'am, you just said us that mutation is the smallest unit. How can you say that? Okay, calm down, calm down. I said mutation is the smallest unit capable of mutation. Okay, the smallest unit of recombination is recon. When it's recombination, it's recon. When it is mutation, it is muton. M for mutation, M for muton. Getting my point? M for mutation, M for muton. R for recombination, R for recon. Simple as that. So, my dear students, moving with the next question, which is basically some more important questions in turn. तो वी हैव टू सी कि कौन सी फीचर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली डिस्टिंग्विश करती है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को फ्रॉम मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. यानी कि इफ आई वांट टू से कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
ऑब्वियसली इट वुड बी बाय पेरेंटल ट्रांसमिशन, या फिर रैंडम असॉर्टमेंट होगी एलील्स की, या फिर प्रिडोमिनेंटली मैटरनल ट्रांसमिशन होगी, या फिर असॉर्टमेंट होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। जब बात करते हैं हम मेंडेलियन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से सेपरेट करने की, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जब भी आप सुनते हैं इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड कि यहाँ पर मैटरनल ट्रांसमिशन होती है, बिकॉज जब भी ट्रांसमिशन हो रही है 50% फ्रॉम फादर 50% फ्रॉम मदर कम्स, बट mitochondrial inheritance is one such reason. That means I can say mitochondria is only the cell organelle which will be transmitted, which will go into the offspring. ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जनरली कैसा होता है, मेटरनली इनहेरिट होता है और रेप्लिकेटिव सेग्रीगेशन शो करता है, जिसकी वजह से हेटेरोप्लाज्मी होती है या फिर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी होता है। सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं, यीस्ट में जो पेटाइट म्यूटेशन होती है वो क्लासिकल एग्जांपल किस चीज की है? माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू नीड टू हैव अ क्विक आइडिया अबाउट व्हाट इज पेटाइट म्यूटेशन। ओके, यू हैव टू नो अबाउट द पेटाइट म्यूटेशन। सो पिटाइड म्यूटेशन क्या होती है? पिटाइड म्यूटेशन एक क्लासिकल एग्जांपल होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई की, जो कि एक यीस्ट है। यहाँ पर इनएबिलिटी होती है टू परफॉर्म व्हाट, टू परफॉर्म द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि समथिंग स्पेशल व्हिच इज नॉट एबल टू डू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ the cytoplasmic inheritance. Peptide mutants results from the defects in the mitochondrial DNA और inherit होते हैं cytoplasmically, यानी cytoplasm जो है पूरी तरह से वो आएगा। Let's have a look here at the next one. The term heteroplasmy refers to, heteroplasmy का क्या मतलब होता है? Presence of multiple nuclei in a cell, presence of normal and mutant mitochondrial genome in the same cell, multiple chloroplast in the cell, presence of the extra chromosomes. तो hetero मतलब यस, हेटेरो मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर नॉर्मल और म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में। दैट इज व्हाट डू वी रेफर एज हेटेरोप्लाज्मी। Got my point? सो हेट्रोप्लाज्मी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी कि एक सेल के अंदर नॉर्मल और म्यूटेंट जीनोम दोनों प्रेजेंट हैं, सो वी विल कॉल इट एज हेट्रोप्लाज्मी। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है कि कौन सा प्रोसेस है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरिएशन इन डिजीज सिवियरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स कैरिंग द सेम माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन, यानी कि कौन सा इनमें से प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है कि डिजीज में वेरिएशन भी आए, ठीक है, इंडिविजुअल्स के अंदर, और माइट्रियोकॉन्ड्रिकल ये जो म्यूटेशन है वो भी हो एट द सेम टाइम। सो क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, रेप्लिकेटिव सेग्रीगेशन या फिर जीन कन्वर्जन। वेरी गुड। So my dear students, the correct answer will turn up to yes, the replicative segregation, यानी कि क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन के साथ ही ये ट्रांसमिट हो रहा है, that is why we refer it as replicative segregation. Let me get you through something here. Maternal inheritance in Mirabilis jalapa is due to, मिराबिलिस जलापा में मैटरनल इनहेरिटेंस जो है वो किस कारण से होती है? न्यूक्लियर जीन एक एक्शन की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की वजह से, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस की वजह से, या फिर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से? सो मैटरनल इनहेरिटेंस जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। ओके, सो यहाँ देखते हैं अब हम प्लास्टिड इनहेरिटेंस होती है। यहाँ पर प्लास्टिड क्या होता है? जिसके अंदर आपको ऑर्गेनली है, जिसमें आपको क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ये सब मिलेंगे, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर क्लोरोफिल, योर साइनोफिल्स, योर ल्यूकोप्लास्ट, राइट। तो ये आ जाते हैं। प्लास्टिड्स के भी टाइप्स होते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट। ओके, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरा कहना ये है कि इसमें आप इंपॉर्टेंस है इसकी, तो यू जस्ट कीप इट इन योर व्यू, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। चलिए, वेरिगेशन जो होती है मिराबिलिस जलापा में वो किस चीज की वजह से होती है? ना यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज वेरिगेशन। वेरी गुड, you should be well aware of what the variegation refers to. My dear students, variegation मतलब एक क्लासिक जेनेटिक फिनोमिना है जहां पर लीव्स जो हैं वो एक मोज़ैक ऑफ ग्रीन, वाइट या पेल येलो सेक्टर्स में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीफ कलरेशन डिटरमाइन होती है कि क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, प्लास्टिड कौन सा है, रादर देन जीन्स। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द म्यूटेंट और नॉर्मल प्लास्टिड।
ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर का, क्रोमोसोमल डिलीशन का, पॉलीप्लाइडी का कोई रोल है ही नहीं. इट इज अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ द म्यूटेंट एंड द नॉर्मल प्लास्टिड्स. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए ये वाला चेक करते हैं. कौन सी स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस की जो करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज बेसिकली करेक्ट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस? Shabash. It is always biparental, it is genetically maternal in angiosperms, it follows X-linked inheritance, it depends on sex chromosome. तो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आपने ऊपर वाला पार्ट ध्यान से सुना हो तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, आपको एप्लीकेशन करनी है इसकी. वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस होती है ये हमेशा जेनेटिकली मैटरनल होती है एंजियोस्पर्म्स में. क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दे शो मैटरनल इनहेरिटेंस. सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी. द थ्रेशोल्ड इफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज रेफर्स टू. जो थ्रेशोल्ड इफेक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में वो किस चीज को रेफर करता है? मिनिमम क्रोमोसोम नंबर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, क्रिटिकल प्रोपोर्शन ऑफ म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नीडेड फॉर डिजीज मैनिफेस्टेशन, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स पर क्रोमोसोम, या फिर मिनिमल जीन एक्सप्रेशन लेवल. किसी भी चीज का थ्रेशोल्ड इफेक्ट क्या होगा? थ्रेशोल्ड क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दिन में 6 क्लासेस ले सकती हूँ, ओके, आई कैन नॉट टेक मोर देन दैट. मेरा थ्रेशोल्ड बन चुका है कि मैं इतना लूंगी तो आई एम सेटिस्फाइड, माई मेंटल स्टेटस इज ऑल्सो फाइन, आई एम हैप्पी with no anxiety, no stress, nothing. Okay, so that is my threshold. Similarly, how many burgers do I can eat in a day? That's my threshold. How much I can study? That is my threshold. So my dear students, threshold effect जो है mitochondrial diseases का वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि critical proportion of mutant mitochondrial DNA needed for disease manifestation. ठीक है, कि कितना mitochondrial DNA का जो mutant DNA है वो present होगा, कितना माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए प्रेजेंट होगा. क्रिटिकल प्रोपोर्शन निकालते हैं हम कि कितना म्यूटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो चाहिए ताकि डिजीज मैनिफेस्ट हो सके. दैट इज द थ्रेशोल्ड इफेक्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज. चलो चेक करो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस, प्लांट्स में जो हमें दिखती है वो जनरली किस चीज के साथ एसोसिएट करती है? कि क्लोरोप्लास्ट जीनोम म्यूटेशन कितना हो रहा है, न्यूक्लियर जीन म्यूटेशन कितना है, या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम रीअरेंजमेंट कितना है, या राइबोसोमल आरएनए म्यूटेशन कितना है. तो इनमें से आप कौन सा देखेंगे? विच वन यू फाइंड इज करेक्ट? सो माय डियर स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है प्लांट्स में वो क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम रीअरेंजमेंट्स की वजह से होती है. ठीक है, चलो कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको बताती है स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है? इक्वल ट्रांसमिशन दोनों पेरेंट्स का आना, ट्रेट मैटरनल लीनिएज को फॉलो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या है, ट्रेट सेग्रीगेट करता है रेशो 3:1 में, या ट्रेट जो है वो लिंक होता है क्रोमोसोम नंबर 21 से. अब आप मुझे बताओ करेक्ट कौन सा है. तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. बेसिकली इट इज अबाउट ट्रेट फॉलोज मैटरनल लीनिएज इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या है. ठीक है, तो मैटरनल लिंकेज होती है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? यस, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को क्या चाहिए होता है? कोई भी सीक्वेंस की सिमिलैरिटी नहीं चाहिए, एक्सटेंसिव सीक्वेंस होमोलॉगी चाहिए, आरएनए इंटरमीडिएट्स चाहिए, या सिर्फ टीलोमेरेज की एक्टिविटी चाहिए? व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस स्टफ? वेरी गुड. So here the correct answer if I say goes to be your extensive sequence homology. So my dear students, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हो और वो भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो, सो आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर चाहिए होता है एक्सटेंसिव सीक्वेंस होमोलॉगी. एक्सटेंसिव सीक्वेंस होमोलॉगी का मतलब हुआ कि आपको हाई डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी चाहिए डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के सीक्वेंसेस के बीच में अलग अलग स्पीशीज के, जो इंडिकेट करेगा कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो बराबर है, सेम है. गॉट माय पॉइंट? चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. इन बैक्टीरिया RECA प्रोटीन प्राइमरली फंक्शन इन. बैक्टीरिया में जो रिकॉम्बिनेंट ए प्रोटीन है वो किस में हेल्प करता है?
ये एक क्रिटिकल 38 किलो डाल्टन का एंजाइम है जो सभी बैक्टीरियाज में होता है, रिपेयर का काम करता है, डीएनए को मेंटेन करता है। सो स्ट्रैंड इन्वेजन एंड होमोलॉगी सर्च में हेल्प करेगा। ठीक है। हॉलीडे जंक्शन, ये कौन सी हॉलीडे है? हॉलीडे मनाने वाली हॉलीडे है? हॉलीडे बनाने चलते हैं, हाँ? No, it's not a holiday junction, right? It's something which is associated with four-stranded DNA intermediate and recombination. My dear students, जब भी recombination हो रही है तो intermediary एक step बनता है, एक stage बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? Yes, it's a four-stranded DNA at that time. That intermediate in the recombination is the holiday junction. Resolution holiday junction की क्या बना सकती है? रेजोल्यूशन हॉलीडे जंक्शन की क्या फॉर्म कर सकती है? सिर्फ क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनाएगी, नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनाएगी, क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनाएगी, या सिर्फ डिलीशंस बनाएगी? सो इट कैन फॉर्म क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स, दोनों बना सकती है एक हॉलीडे जंक्शन। सो यू नीड टू बी केयरफुल। जीन कन्वर्जन बेस्ट डिस्क्राइब कैसे की जा सकती है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ डीएनए, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए एडिटिंग इवेंट और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। सो आउट ऑफ ऑल जीन कन्वर्जन बेस्ट डिस्क्राइब होती है एज नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसफर नॉन रेसिप्रोकल हो जाए, वापस रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं। कम टू द 16th वन, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल किसने दिया था? सो आप इजीली इसको वो कर सकते हो, यू कैन स्विच इट ऑफ। लाइक वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? दे हैव गिवन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द डीएनए। जैकब एंड मोनार्ड ने क्या दिया? सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक गेट मी दैट। So the answer is Zostak and colleagues. Okay, S is silent. तो इन्होंने क्या किया है? डबल स्ट्रैंड जो आपका ब्रेक रिपेयर मॉडल है उसको प्रपोज किया है। अच्छा, कौन सा एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसडीएनए प्रोड्यूस करता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर? एंजाइम बताना है। एंजाइम के एंड पे लिखा होता है एएसई, देख लो सब में एएसई लगा हुआ है। अब आप बताओ कि एंजाइम कौन सा होगा? हेलिकेस एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मार्क माय वर्ड्स, इस क्वेश्चन का लिख लो कॉपी पे, इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जब एलिमिनेशन करनी पड़ेगी ये आपको हेल्प करेगा। सो प्लीज राइट इट अवे। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, राइट इट अप। ठीक है, इस पार्ट को आप जरूर से लिखें। आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक हेयर विद द नेक्स्ट वन, दैट इज मियोसिस के टाइम पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कौन सी स्टेज में होता है? ये क्वेश्चन इजी है, बट इसके लिए आपको पीमैट का पता होना चाहिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बताओ। मियोसिस के टाइम पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेनली अक्कर करती है कब? लैप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, या फिर टीलोफेज में? So that means it works in the पैकेटीन। पैक रिकॉम्बिनेंट। ओके, पैकेटीन। चलो, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग NHEJ रिपेयर्स, यानी नॉन होमोलोगस एंड जो होते हैं वो क्या रिपेयर करते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को बिना एक्सटेंसिव होमोलॉगी के, आरएनए डैमेज को, थायमिन डैमेज को। डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स विद एक्सटेंसिव होमोलॉगी। ठीक है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को ये हेल्प करते हैं। हॉलमार्क ऑफ NHEJ इज, हॉलमार्क क्या है जिसके बेसिस पे ये बना हुआ है बेसिकली? वेरी गुड, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी योर फ्रीक्वेंट इंसर्शंस और डिलीशंस। रिपेयर जंक्शन में बहुत सारी इंसर्शंस, बहुत सारी डिलीशंस होती हैं जो कि हॉलमार्क बन जाती हैं किसका? नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर्स का। कौन सा प्रोटीन सेंट्रल है क्लासिकल NHGEJ को इन यूकैरियोट्स में? कौन सा प्रोटीन सेंट्रल है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है? वेरी गुड, शाबाश। So my dear students, the correct answer for this one is your KU70, KU80 and DNA PKCS। ठीक है, ये आपके कुछ प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं, क्लासिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं यूकैरियोट्स के NHEJ में। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस जो होती है फ्रिक्वेंटली किसके साथ एसोसिएट करती है? NHEJ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी में हेल्प करते हैं, उनके रिपेयर एरर्स को ओवरकम करते हैं। चलो, ट्रांसपोजिशन देखते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? हु डिस्कवर्ड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? फॉर द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स? वेरी गुड,
शाबाश. So transposable elements are proposed first of all by Barbara McClintock. Barbara McClintock, ये नाम भी अजीब सा है, ट्रांसपोजेबल भी लंबा नाम है, याद हो जाएगा आपको. डीएनए ट्रांसपोजॉन्स जो है जनरली कैसे मूव करते हैं? कॉपी पेस्ट से, कट पेस्ट से, आरएनए एडिटिंग से या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन से? वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल राइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्रोसेस है डीएनए ट्रांसपोजॉन्स का, ये क्या करते हैं? ये सिंपल है इनका कट पेस्ट मैकेनिज्म. काटो, पेस्ट करो और रिपेयर कर लो. रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स को क्या चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए होता है, या फिर इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए, डीएनए गायरेज चाहिए या प्राइमेज चाहिए? रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स को क्या चाहिए इनमें से? वेरी गुड. रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स को चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. चलो ये देखो, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स LTRs कैरेक्टरिस्टिक किस चीज की हैं? IS एलिमेंट्स की, रेट्रो ट्रांसपोन्स रिजेंबलिंग रेट्रोवायरसेस की, सैटेलाइट्स की, माइक्रो सैटेलाइट्स की. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कभी भी मुश्किल या वैसा नहीं होता है. क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हाउ मच यू नो, इम्प्लीमेंटेड, गेट द आंसर आउट ऑफ इट. सो इसका करेक्ट आंसर आता है रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स रिजेंबलिंग द रेट्रो वायरस. हाँ, LTRs उनमें ही होते हैं. ALU एलिमेंट्स ह्यूमन में कहाँ से बिलोंग करते हैं? डीएनए ट्रांसपोजॉन से, लाइन से, साइन से या LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन से? वेरी गुड, वेरी गुड. हरी अप माय डियर स्टूडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है आपका साइन, SIENES. ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं. कौन सा एलिमेंट है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा? लाइन वाला एलिमेंट. ट्रांसक्रिप्टेज का तो बहुत कॉमन सा है, ये लाइन वाला एलिमेंट है जो क्या बनाएगा? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा. टारगेट साइट डुप्लीकेशंस क्यों जनरेट होती हैं? क्योंकि ट्रांसपोजॉन्स अपने आप को डुप्लीकेट डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि स्टैगर्ड कट्स होते हैं इंसर्शन साइट्स में, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाती है, क्योंकि आरएनए इंटरमीडिएट्स डिग्रेड होते हैं. बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज योर स्टैगर्ड कट्स आर मेड एट इंसर्शन साइट्स. टारगेट साइट डुप्लीकेशंस कैसे होती है? कट्स बनाए जाते हैं इंसर्शन साइट्स में. अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर करती है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशन को? शाबाश. बोथ रिक्वायर एक्सटेंसिव होमोलॉगी? नहीं. नीदर alters the genome organization. Homologous recombination requires homology. Transposition generally, that's correct. ट्रांसपोजिशन को homologous recombination को homology चाहिए. ट्रांसपोजिशन ने क्या करनी है? homology. That doesn't require homology. Mitochondrial mutation causing diseases may fail to appear in some offspring. क्यों? बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी इन द सेंस आपको इसको फिगर आउट करना है. माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन डिजीज कॉज करने में फेल हो सकता है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हेट्रोप्लाज्मी होगी या फिर रैंडम सेग्रीगेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की. क्या पता वो वाला पार्ट जाए ही ना. क्या पता जिस माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो वो डैड के पास हो और वो माइटोकॉन्ड्रिया तो ट्रांसमिट होगा ही नहीं, है ना, वो इनहेरिट होगा नहीं. चलो, कौन सा मैकेनिज्म है जो मोस्ट कंट्रीब्यूट करता है टू माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एवोल्यूशन को? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रिकॉम्बिनेशन एंड जीनोम रीअरेंजमेंट, टीलोमेरेज शॉर्टनिंग, क्रोमोसोम पेयरिंग. So the correct answer for this one goes to be your, yes, recombination and genome rearrangement. The correct answer for this one goes to be recombination and genome rearrangement. Why are chloroplast genes usually in plant phylogenetic studies? यूजफुल क्यों है प्लांट फाइलोजेनेटिक स्टडीज में, फॉसिल बेस्ड स्टडीज में? क्योंकि प्लांट्स में जनरली कंजर्व स्ट्रक्चर होता है और इनहेरिटेंस मैटरनल होती है क्लोरोप्लास्ट जीन्स की, तो इसीलिए हम उसको पढ़ के एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये तो मदर से ही आया होगा. Okay, got my point? All right. Now just have a look at the next question, which is complementation tests are used to determine. Complementation test जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? Complementation test आपको हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि क्या म्यूटेशन सेम जीन में हो रही है या अलग अलग जीन में हो रही है. तो इसका जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दो रिसेसिव म्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे के साथ, यानी दो म्यूटेशन एक दूसरे के साथ किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं? जब उनका कनेक्शन हो,
राइट जब वो एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर बिल्ड अप हों, देन ओनली दे कैन बी कंसीडर्ड टू बी द म्यूटेशंस व्हिच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. Similarly, when we have the next part of it, which is the modified phenotypic ratio, जो कि प्रोड्यूस होती है बाय अ रिसेसिव लीथल अलील, तो कौन सी होगी? देखिए फिनोटिपिक रेशो है और रिसेसिव लीथल अलील ने बनाई है पर्टिकुलरली, तो करेक्ट आंसर गोज टू बी विद नो डाउट 2:1. क्यों? क्योंकि जो रेशो है पूरी, yes, एक जो है लिविंग बिहाइंड बिकॉज वन ऑफ द होमोजोगस क्लास हैज टू डाई. यू हैव टू अंडरस्टैंड lethal allele जो होता है that is dangerous, damaging, causes death of around 25% of the population. ठीक है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं. येलो कोट कलर माइस में क्या रिप्रेजेंट करता है? येलो कलर जो है कोट कलर वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट लीथल टाइप, लीथल जीन है इसके अंदर. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस विल बी रिजल्टिंग इन द सेम. हंटिंगटन डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माय डियर स्टूडेंट्स केयरफुली यू हैव टू टेल द आंसर फॉर दिस वन, कि जो आपका हंटिंगटन डिजीज है वो किसकी एग्जाम्पल है? हंटिंगटन, वेरी गुड. सो जो हंटिंगटन डिजीज है दैट इज बेसिकली द डिजीज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, yes, it is an example of dominant mutation with late onset. So students इसमें क्या रहता है? इसमें basically हंटिंगटन डिजीज में you just get, हाँ इसमें क्या है? इसमें मोटर एबिलिटीज, ओके, देन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स इसमें ये सब होती हैं. एज जो होती है पर्सन की इट इज सेड की 10 से 15 साल वो कम हो जाती है. सो इट इज दैट मच इम्पैक्टफुल, बहुत इम्पैक्टफुल है. ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर. पेनिट्रेंस. पेनिट्रेंस क्या होती है? पेनिट्रेंस एक डिग्री होती है एक्सप्रेशन की ऑफ द जीनोटाइप. दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग ऑफ जीनोटाइप, फिनोटाइप, या म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी है या डोमिनेंस लेवल है. सो द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज, वेरी नाइस. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट गोज टू बी, yes, that goes to be your B, percentage of individuals showing a genotype's phenotype. वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है, यस, ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन वेरिंग डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दें तो एक ट्रेट आपकी बॉडी में कुछ अलग से रिप्रेजेंट होगा, मेरी बॉडी में कुछ अलग से रिप्रेजेंट हो सकता है, डिपिक्ट हो सकता है, फॉर्मुलेट हो सकता है. वाई? Basically, this can be varying because of so many reasons, and one such reason goes out to be that, yes, that could be your environmental factors, your own body constituents, तो वेरी कर सकता है. वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का यही मतलब होता है. पॉलीडेक्टिली क्या होती है? एनीवन? पॉलीडेक्टिली एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक्स्ट्रा लिम्ब आ जाता है हाथ में या पैर में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, क्यों? म्यूटेशन की वजह से. और पॉलीडेक्टिली अगर हो रही है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट हुई है. ठीक है, सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. नाउ इफ समवन आस्क्स यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, व्हाट वुड यू से? You would say incomplete penetrance in genetics refers to a condition where an individual inherits a disease causing genetic mutation but कोई भी symptom या फिर trait उसका दिखता ही नहीं है. Disease causing genetic mutation है मगर कुछ represent नहीं हो पा रहा है. That is your, yes, that is your incomplete penetrance. I hope this part is clear. Human skin color किसकी examples हैं? Human skin color, it's an example of polygene. My dear students, polygenes की example ऐसे हो गई because there are multiple color, referring the genes. Polygenic inheritance generally show, polygenic inheritance generally क्या show करता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, की वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअली चल ही रही है, हो ही रही है. दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ओके, इन अ 2 gene additive system, F2 individuals showing extreme phenotype constitutes, obviously, 2/16.
है ना। सेकेंड जनरेशन है और टोटल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, व्हाट इज द रीजन फॉर बीइंग कलर ब्लाइंड? यस, बिकॉज इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये है कि इट इज कमिंग थ्रू दी एक्स जीन, ठीक है, और वो भी रिसेसिव कंडीशन में। दूसरी बात, कलर ब्लाइंडनेस में कुछ कलर्स नहीं दिखते, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, है ना, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जिनको बिल्कुल ही कोई कलर नहीं दिखता है। द एग्जाम्पल फॉर दोज वुड बी एक्रोमैटोप्सिया, ठीक है। एक्रोमैटोप्सिया क्या है, इट इज द बेसिक कंडीशन जहां पर क्या होता है, नो कलर कैन बी विजुअलाइज, कोई कलर दिखता ही नहीं है, ठीक है, कोई कलर भी नहीं दिखता है। यू कैन राइट दिस ऑल्सो। एनी डाउट्स अप टिल दिस मच? ऑल राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक। कलर ब्लाइंड मेल जो है वो अपने सारे के सारे म्यूटेंट अलील किसको देगा, अपने बेटों को देगा, सभी बेटों को देगा, हाफ सन्स को देगा, सारे डॉटर्स को देगा, या किसी भी डॉटर को नहीं देगा? My dear students, be very careful with these questions. Shabash. Very good. So, if I say about this, the correct answer would be ऑल डॉटर्स, क्योंकि कलर ब्लाइंड है, अगर वो कलर ब्लाइंड मेल है वो ट्रांसमिट करता है म्यूटेंट अलील को, है ना। अगर वो म्यूटेंट अलील को ट्रांसमिट करता है, सो इट विल डू व्हाट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या करेगा, ये सबकी अपनी बेटियों को दे देगा। अगर फीमेल ट्रांसमिट करती है वो अपने सन्स को दे देगी, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वेरी गुड, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यस एक्स लिंक ट्रेट्स, ठीक है। मेल फादर से, या अगर पेरेंट मेल है, फादर है, तो डॉटर के पास जाएगा, और अगर डॉटर है तो अगर मदर फीमेल, लाइक पेरेंट इज फीमेल लाइक मदर, तो इट विल गो टू द सन्स। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को वी ऑल्सो रेफर इट एज यस होलोएंड्रिक इनहेरिटेंस रिलेटेड टू देम। नेक्स्ट इज हाइपरट्राइकोसिस, तो मैंने इसके बारे में ये बताना है, हाइपरट्राइकोसिस के बारे में, कि इसको हम बोलते हैं वेयरवॉल्फ सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ईयर्स, उनका फेस पूरा का पूरा फिल्ड होता है, भरा पड़ा होता है विद सो मच ऑफ हेयर, और इसको हम वेयरवॉल्फ सिंड्रोम भी बोलते हैं। इट इज अ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज। फादर को है, डॉटर को, डॉटर को है, फादर को, सॉरी डॉटर को है, लाइक अगर मदर को है, फीमेल को है, तो इट विल गो टुवर्ड्स दी सन। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, okay my dear students, now let's get to the next one which is mutations. Mutations जो naturally अक्कर करें उसको क्या बोलते हैं, जो naturally हो जाए उसे spontaneous बोलते हैं। आप बताओ कौन सा साइंटिस्ट है जिसने एक्सरे म्यूटेशंस, हाँ इंड्यूस्ड म्यूटेशंस को डेमोन्स्ट्रेट किया था सबसे पहले, कि एक्सरे जो है वो भी म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं? म्यूलर, म्यूलर वाज द वन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। ट्रांजिशन म्यूटेशन किस में होती है, प्यूरिन टू पिरामिडिन, प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरामिडिन टू पिरामिडिन, या डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशन है, यानी कि प्यूरिन प्यूरिन से, पिरामिडिन पिरामिडिन से होगा। म्यूटेशन जहां पर प्यूरिन प्यूरिन से जाएगा, प्यूरिन पिरामिडिन से जाता है, या प्यूरिन पिरामिडिन से, देखो प्यूरिन पिरामिडिन से अगर रिप्लेस होगा, ठीक है, तो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर प्यूरिन प्यूरिन से और पिरामिडिन पिरामिडिन से हो रही है तो म्यूटेशन का कॉन्टेक्स्ट और इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि अगर म्यूटेशन हो रही है और प्यूरिन प्यूरिन से जा रहा है और पिरामिडिन पिरामिडिन से एक्सचेंज हो रहा है, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर डीएनए का जो है वो ज़्यादा अल्टर नहीं होता है।
कौन सी म्यूटेशन है जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर सकती है? वेरी गुड। साइलेंट, मिसेंस, नॉनसेंस, न्यूट्रल। साइलेंट, मिसेंस, यस इट इज मिसेंस। जब भी म्यूटेशन में एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ जाए तो वो मिसेंस होती है। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन आके लग जाता है, और जब प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन लगेगा तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? इसकी वजह से सिंपल है, आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी किसी भी प्रोसेस की, तो इसीलिए बोलते हैं नॉनसेंस। व्हाई नॉनसेंस? गलत टाइम पे लगा है आके। चलो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डिलीशन या इंसर्शन होती है, नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3। और साइलेंट म्यूटेशन होती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन होती है। सो इट इज योर डिलीशन और इंसर्शन, नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ 3। कौन सा केमिकल म्यूटेजन एल्काइलेशन कर देता है? एब्सोल्युटली EMS। ठीक है, इथाइल, यस EMS। इट इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी मैं बात कर रही हूं अबाउट EMS, दैट इज योर इथाइल मिथेन सल्फोनेट। अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन प्राइमरली क्या इंड्यूस करते हैं? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी पिरामिडीन के डायमर्स बनाते हैं। एम्स टेस्ट किसके लिए यूज होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स टेस्ट किसके लिए यूज होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूज होता है डिटेक्टिंग द म्यूटेजेनिसिटी ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स म्यूटेजन है नहीं है, उनके लिए ये हेल्प करता है। कौन सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इनमें से? वेरी गुड, इन्वर्जन। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? मोनोसोमी होती है X की, ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, ट्राइसोमी 18 नंबर की, या XXY कॉन्स्टिट्यूशन? ट्राइसोमी 21। तो आपको याद रखना है ट्राइसोमी 21 ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग द meiosis. My dear students, this is about what we need to do today. And please, whatever you have written, just revise it well so that it fixes up in the head very well. We'll keep this much for now, and we will be continuing the next part in the next class. Make it very sure you are revising things very well, because ultimately that's going to be an important part of what we do. All right, my dear students, so we'll be keeping this much for now. Till then, have a good day and take care. Bye. Bye, dear students.